नहीं अंजना जी नमस्ते। हमने कभी भी सीएए का विरोध नहीं किया और इस संकट के समय में हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं। मिस्टर दुबे ये शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि सभी को पता है कि जमायत इस्लामी का एजेंडा क्या है। जो कहते थे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन दिख नहीं रहा है उस एक्ट में, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं आंखें खोलो, अब भी तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी आंखों के ऊपर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी हुई है। मतलब बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं की संख्या कम और मुस्लिमों की संख्या अधिक हुई है। अनुपातिक दृष्टि से भारत में ज्यादा थे। ठीक वही पैटर्न भारत में है। जिस दिन कचरा डीए बदल जाता, बहुत साफ शब्दों में कहूं, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अपना आधार छोड़ देते हैं उस दिन डेमोक्रेसी पे संकट हो जाता है। और यह सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं दिख रहा है। मगर शिगुफा यह था कि जब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे सीए के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए फ्री कश्मीर का पोस्टर लगाए थे तो आपके नेताओं ने कहा था इस फ्री कश्मीर का मतलब फ्री इंटरनेट और फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है टीवी 29 चैनल में आपका। और जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में पूरी तरीके से अस्थिरता फैल चुकी है और वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना वो भाग करके भारत आ चुकी है। इसी बीच में हम ये डिबेट देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के आनंद दुबे प्रवक्ता बनकर के आए हैं डिबेट में और उन्होंने आज भी सीए का साथ देते हुए बताया कि हमारी पार्टी ने कभी भी इस तरीके का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है। और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लगातार हिंदुओं की आबादी बहुत तेज़ी से 1947 से और आज तक लगातार गिरती चली जा रही है। और इसी बीच में सुधांशु त्रिवेदी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने, उनकी बहुत अच्छी तरीके से क्लास लगाई और बताया कि आप इस लायक ही नहीं है जो कहीं किसी देश में मुंह दिखा सको। और इसी पर भी अंजना कश्यप उन्होंने भी ये कहा है कि भाई तुम पर शर्म आती है। तो इसी चीज़ को आगे देखने के लिए फिर जो हिंदू आबादी वहां पर है, अगर आप देखिए तो कैसे 1951 में ये हिंदू आबादी हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिमों की आबादी अगर 79% थी तो हिंदुओं की लगभग 22% थी। क्या रास्ता है सरकार के पास, क्या है आपका रोड मैप? देखिए अंजना जी, अभी जो आपने आंकड़ा दिखाया इसमें मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड करता हूं। आपने 1951 कहा, 1947 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश था वहां 32% हिंदू था, 32%। अविभाजित भारत में 24% था और आज का जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान में 16% था। अब एक आपने मजेदार बात देखी होगी इसमें कि जो ट्रेंड बांग्लादेश में है संख्यात्मक दृष्टि से भले ही अंतर हो, वही ट्रेंड भारत में भी है। मतलब बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं की संख्या कम और मुस्लिमों की संख्या अधिक हुई है। अनुपातिक दृष्टि से भारत में ज्यादा थे। ठीक वही पैटर्न भारत में है। 9 कुछ प्रतिशत मुस्लिम थे 1951 में, जो आज ऑफिशियली 2011 में 16% हैं। हिंदू जो 85% था 79 पॉइंट कुछ है। तो एक तो हमें गंभीरता से देखने की जरूरत है कि पैटर्न पूरे अविभाजित भारत में एक ही प्रकार का चल रहा है। दूसरा जो इसमें देखने को मिलता है वो एक और बड़ी गंभीर बात है। यह मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। 2010 में न्यूयॉर्क में मुझसे कांग्रेस के एक नेता ने कहा था, नाम लेना उचित नहीं है, बड़े दुखी थे, बंगाली थे। उन्होंने कहा कि यदि अविभाजित बंगाल को देखें, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में जब कर्जन ने डिवाइड किया था। इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, तो 1905 में डेमोग्राफी क्या थी? 2/3 हिंदू 1/3 मुस्लिम, यानी आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल मिला लें। आज 100 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को मिला लें तो डेमोग्राफी उलट गई, 1/3 हिंदू और 2/3 मुस्लिम हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन, मतलब आप ये कहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी से अंग्रेजों के जमाने में इतना भारी चेंज नहीं आया जितना कि इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में परिवर्तन हो गया। इसलिए मैं तीसरा पॉइंट कहता हूं, जैसे आपने कहा कि जनरल जियाउर रहमान ने वहां पे हटा दिया, फिर जनरल इरशाद ने वहां पर उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। एक और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई देश कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग करता है, उसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज करें, आखिर में सत्ता उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं आती है, सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में चली जाती है। जनरल जियाउर रहमान और जनरल उनकी बाद में हत्या ही हुई। और आज भी आप देख लीजिए जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किनारे दिख रहे हैं, लीड में ऑफिशियली फौज है और प्रैक्टिकली जमाते इस्लामी दिख रहा है। यही पाकिस्तान में हुआ था। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था इस्लामिक स्टेट 1978 में, शरिया लागू किया और आखिर में वही मारे गए। अब यहां पर मैं एक और फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं लोगों के लिए
कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है, रिश्तेदारियां भी लोगों की तो ऐसा थोड़ी कि पश्चिम बंगाल के लोग कोई मतलब टेक्निकली डिफरेंट है वेस्ट बंगाल से। फिर क्या कारण है कि वहां डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहती और यहां स्टेबल रहती है? केवल एक कारण है, वो है कल्चरल डीएनए बदल जाता है। जिस दिन कल्चरल डीएनए बदल जाता है, बहुत साफ शब्दों में कहूं, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अपना आधार छोड़ देते हैं, उस दिन डेमोक्रेसी पे संकट हो जाता है। और यह सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं दिख रहा है, भारत में भी जो जो इलाके कट्टरपंथी ताकतों के कंट्रोल में आ गए, वहां कितनी डेमोक्रेसी बची, ये हकीकत दिख रहा है। मगर मैं एक लाइन और कह दूं अंजना, जब सीए हम लाए थे, जो लोग, ये एक लाइन बस कह दूं, आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे आपने देखा शेख हसीना के राज में घटने की रफ्तार फिर भी कम रही। आपने जो आंकड़ा दिखाया, सीधे 22% से धड़ाम से आके 15% पे आके गिरे थे उस समय। हम ये नहीं कह रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि फंडामेंटल डीएनए बदल जाता है जैसे कल्चरल डीएनए बदलता है, और जो भी लोग उस वोट बैंक की रोटी सेकते हैं, भविष्य उनका भी यही होता है, कोई बचने वाला नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म की जो पॉलिटिक्स होती है ना कि कट्टरपंथियों से हाथ मिलाओ उसके बाद हमारा काम चलता रहेगा, ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत खतरनाक और घातक सिद्ध होती है। आज ये इसको दर्शा रहा, और भारत के लिए भी एक, यहां बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है। धर्म के आधार पर जो ये इसका विरोध कर रहे थे ना सीए पे, अब तो आप भी इंडिया गठबंधन के ही साथी हैं दुबे जी, इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी जी सही ठहरा रहे हैं जो धर्म के आधार पर इन्होंने जिन धर्मों को गिना है सीए के तहत नागरिकता देने के लिए। ढाका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर है अबुल बराकत, जिन्होंने हाल में एक किताब लिखी है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, और दावा किया है कि अगले 30 साल में बांग्लादेश से हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी। वहीं के प्रोफेसर है। या आपकी पार्टी इस बात में बिजी है कि वो भारत में भी एक बांग्लादेश की स्थिति ढूंढने में लगी हुई है? मिस्टर दुबे, नहीं अंजना जी नमस्ते। हमने कभी भी सीए का विरोध नहीं किया, और इस संकट के समय में हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे 1,35,00,000 हिंदू भाई बहन वहां संकट में है, वहां अस्थिरता आ गई है, लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त है, तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है। इसके लिए हम बिल्कुल इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी कुटिलता के साथ, एक अच्छी कूटनीति के साथ, एक राजनीतिक अपने आप महत्वता के साथ आप इस विषय को हैंडल करिए। जो भी विपक्ष की भूमिका होगी वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। और इसमें सबसे बड़ी अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो जैसे 1971 में जब हमने बांग्लादेश को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, तो सेना के साथ हमारा समन्वय बड़ा अच्छा रहा है, बांग्लादेशी सेना के साथ। तो अगर उसकी भी कुछ आप मदद लेना चाहें तो सेना आपस में मदद लेगी तो और भी बेहतर होगा। और रही बात सीएए की, तो अंजना जी कभी भी शिवसेना ने इसका विरोध नहीं किया। हमारे नेताओं ने सिर्फ ये कहा है कि 10 साल आप सत्ता में रहे, आपके पास बहुत समय था, क्यों नहीं ये कानून पहले लाए, क्यों नहीं उन लोगों को जल्द से जल्द, जो 4-5 देशों में हमारे जो अल्पसंख्यक, जो वहां के अल्पसंख्यक है, हिंदू भाई बहन, बौद्ध, सिख, इनको आप ले आए। जब चुनाव नजदीक आता है तब केवल आप शगुफा क्यों लाते हैं? 10 लोगों को सर्टिफिकेट देते समय फोटो क्यों दिखाते हैं? हमारा विरोध केवल आपके राजनीतिकरण से होता है। दुबे जी अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके हो तो मैं 2 लाइन से बोल देता हूं। जल्दी से बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा चुनाव के समय शगुफा नहीं था। सीएए 2019 के चुनाव के जस्ट बाद 4 महीने के अंदर हम लाए थे। लोकसभा जीतने के बाद जैसे हमारे पास शक्ति आई हम लाए। मगर शगुफा यह था कि जब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे सीए के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए फ्री कश्मीर का पोस्टर लगाए थे, तो आपके नेताओं ने कहा था इस फ्री कश्मीर का मतलब फ्री इंटरनेट और फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो आप तिनके की ओर पे पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो खतरनाक था। और मैं यहां एक और बात भी कह देना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जिन लोगों को ये मतलब लगता है कि ये मामला कितना बड़ा था सीए को लेकर, उसमें अधिकांशतः एससी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं। 80 से 85% एससी हैं। मगर जो आज एससी ओबीसी की बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं वो सारे लोग कहां चले गए? अगर बंगाल में 75% हैं तो बांग्लादेश में भी तो थे, वो कहां चले गए भाई? और आज अगर उन दुखियारे लोगों को हम सीए देने की बात करते हैं तो ये सब लोग उनका समर्थन कर रहे थे। और मैं एक और फैक्ट बोल दूं, हमारे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मात्र 1947 तक पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी। काबुल में 1/3, और बिजनेस और में उनका कंट्रोल 90% था। काबुल में, लाहौर कराची की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब जो हम कहते थे ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, अब छोड़िए,
अब तो मतलब पेशावर रावलपिंडी से लेके चिटगांव और सिलहट में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, मगर उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आता है। इनको केवल शॉर्ट टर्म, आज जिस जंग की बात बोली संजय राउत जी ने, कितना दुखद था। मतलब आपको शेख हसीना में तानाशाह नजर आ रहा है और फौज में और जमाते इस्लामी में लिबरेटर नजर आ रहा है। अब अगर ऐसी दृष्टि हो गई है तो मुझे लगता है इसके ऊपर तो कोई क्या बोल सकता है। और ये शर्मनाक इसलिए भी है मिस्टर दुबे, ये शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि सभी को पता है कि जमायते इस्लामी का एजेंडा क्या है।